दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या अंकिता चौहान की लिखी कहानी सरफिरा। आज मौसम कुछ भीगा था। सुबह से होती रिमझिम बारिश और तेज हो गई थी। मैं इस होटल के कमरे में खड़ी थी, खिड़की पे सर टिकाए बूंदों की इस झड़ी के थमने का इंतजार कर रही थी। न जाने क्या सोचकर मैंने खिड़की के कांच को सरकाते हुए हाथ बाहर निकाला तो बारिश की भीनी खुशबू लिए कुछ बूंदें हथेली पे ठहर भर गईं। जहन में अबीर का ख्याल गूंज गया। बारिशें कितनी पसंद थी उसे। सामने कांच पर छितरी बूंदों के बीच जैसे कुछ अक्स से उभरने लगे। कहीं बारिश के पानी में पैरों से छपाके मारता अबीर था तो कहीं कागज की नाव बनाकर उसे हाथ से आगे ढकेलता अबीर। वो कहता था, ये बारिश नहीं, सुलगते दिलों का हेल्थ ड्रिंक है। और हंसते हुए मुंह खोलकर हर एक बूंद को खुद में समेटने की कोशिश करता। उसकी यही नादानियां मुझे उसके इतना करीब ले आएंगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इन 2 सालों में मैं उसे अपनी जिंदगी से निकालने की हर कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसके साथ खर्च किए वो बेफिक्र लम्हे मेरी जिंदगी में नहीं, कहीं मेरे अंदर तक समा गए थे। तभी तो 1 महीने पहले विक्रम से सगाई होने के बाद भी प्यार का एहसास अबीर से ही जुड़ा रहा, ये जानते हुए भी कि मैं अबीर की पसंद कभी हो ही नहीं सकती। फिर भी ये गिल्ट लेकर मैं जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी कि काश तब अबीर से कह पाती। उसको भूल पाना मेरे बस में था या नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन उसके साथ सिर्फ याद भर का रिश्ता जोड़े ताउम्र जीना मेरे बस में नहीं था। और मन में उमड़ती यही उलझन मुझे यहां खींच लाई थी। ये शहर नया नहीं था मेरे लिए। ग्रेजुएशन के 3 साल यहां गुजारे थे। उड़ना सीखा था, जीना सीखा था, प्यार करना सीखा था, और प्यार को भूलने की नाकाम कोशिश करना भी। कल जब मुंबई से निकल रही थी तो मेरे साथ चिलचिलाती गर्मी थी। सोचा था जयपुर भी गर्म ही मिलेगा, लेकिन मौसम तो जैसे थाली में बादल भर के तैयार खड़ा था। ख्यालों को खुद से दूर करके मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। कमरे से निकलते वक्त चेहरे पर बेचैनी थी, खुशी में घुली हुई बेचैनी। क्या पता अबीर का कुछ अता पता मिलेगा भी या नहीं, लेकिन यहां तक आकर इस आखिरी कोशिश को, अबीर से मिलने के मोह को मैं यूं अधूरा नहीं छोड़ पा रही थी। इससे ज्यादा एक सवाल जो मेरे अंदर हलचल पैदा कर रहा था वो ये कि मेरे यूं दूर चले जाने पर अबीर को कुछ फर्क पड़ा भी होगा कि नहीं। आधे घंटे बाद मैं राजा पार्क में हमारे लैंडलॉर्ड के घर के सामने खड़ी थी। हाथ बार बार डोरबेल पर जाकर ठहर रहे थे। नजरें इधर उधर दौड़ रही थीं। मेरी पिछली जिंदगी, अबीर के साथ बिताए वो चंद महीने आंखों के सामने तैर गए, और उन यादों से खुद को खींचते हुए मैंने डोरबेल बजा दी। कौन है? आंटी की आवाज थी। आंटी, मैं राशि। कौन राशि? आंटी ने कहा तो मैं थोड़ा सकपका गई। मुझे भूल गई आंटी, इतनी जल्दी? 2 साल क्या काफी हैं किसी को भूलने के लिए? मैंने न जाने क्या सोचते हुए कहा, अबीर और राशि। अपना नाम अबीर के साथ यूं जोड़ना अजीब नहीं लगा मुझे, और थोड़ी देर बाद आंटी दरवाजे पर थीं। वो मुझे डांटते हुए बोली, तू तो जानती है पीछे का दरवाजा खुला रहता है, खुद ब खुद आ जाती। फिर जंजीर वाली कुंडी खिसकाते हुए उन्होंने गेट खोल दिया। खुश थी मैं कि वो मुझे भूली नहीं थी, और थोड़ी नाराज भी। ऐसे मिलते हैं किसी से 2 साल बाद। मैं छोटे छोटे कदम भरते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। इस बीच उन्होंने पड़ोस वाली मोनिका से लेकर दूसरी गली की सारिका तक का हाल कह दिया, लेकिन जिसका हाल सुनने की उम्मीद लिए मैं मुंबई से यहाँ तक आ गई थी, उसका आंटी की जबान पर अता पता ही नहीं था। आखिरकार मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आंटी अपना कमरा देख लूं? हाँ, जा देख ले, आजकल फैमिली रख ली है। मैं आंटी की तरफ देख रही थी, चाह रही थी कि वो कुछ और कहें, कुछ अबीर के बारे में, लेकिन वो चुप रहीं। फिर मैंने ही बात घुमाई, मेरे जाने के बाद अबीर ने काफी परेशान किया होगा आपको।
टिकाई कहाँ वो? तेरे जाते वो भी गायब हो गया, आंटी ने कहा। फिर अपने चश्मे को अपनी साड़ी के पल्ले से रगड़ते हुए बोली, एक बार आया था मिलने, उठ वो देख, कोने वाली दराज में एड्रेस रखा होगा शायद। ये तो स्कूल का एड्रेस है, मैंने अपनी हैरानी छुपाते हुए पूछा और उस एड्रेस को दसियों बार पढ़ा, जैसे उसका पता याद करने भर से अबीर मेरे सामने होगा। आंटी की वो इलायची वाली चाय की मनोहार को किसी तरह टालते हुए मैंने पैरों में सैंडल डाले और वहां से चल दी। आज दिल के साथ साथ कदम भी जैसे हवा में उड़ रहे थे। आंखों में हलचल थी, चेहरे पे एक अजीब सा सुकून था और सीने में बेपरवाह उम्मीदों में लिपटा एक मीठा सा दर्द। अभी अभी रोमी आंटी के जरिए मिला एड्रेस मैंने कैब ड्राइवर को बताते हुए जल्दी चलने को कहा। रह रहकर मेरे चेहरे पे एक मुस्कान बिखर रही थी, जिसे छुपाने की कोशिश करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल सा हो रहा था। मेरा मन अबीर से जुड़ी यादों की परछाइयां ओढ़े दूर निकल गया था। 2 साल पहले मिली थी अबीर से। उस दिन संडे था। रोमी आंटी के लॉन में बैठे मैं अखबार के रंगीन पन्ने पलट ही रही थी कि तभी मेन गेट खोलता हुआ वो मेरे सामने था। हाथों में न जाने कौन सा बच्चों वाला गेम था मैं, गले में ईयरफोन फंसाए, कमर पे लटकती हुई वो ढीली सी जीन्स और उसकी फंकी टी शर्ट जिस पे लिखा था देखो मगर प्यार से। उसे देखते मुझे हंसी आ गई थी। मेरी हंसी में अपनी हंसी घोलते हुए उसने रोमी आंटी के बारे में पूछा। बेटा रूम भर गया, चुपचाप आगे निकल लो, मैंने कहा। तब तक आंटी बाहर आ गई। बोली, क्यों झांसी की रानी बनी हुई है? अब तक वो नन्हा मुन्ना राही अबीर आंटी के पैरों में जा गिरा था और आंटी ने भी उसको अपने सीने में यूं भींचा जैसे किसी बरसों पुराने सॉफ्टवेयर को अचानक नया अपडेट मिल गया हो। दोनों बातों में मगन थे। मैं अपने अंदर एक डर छुपाए आहिस्ता से अपने कमरे में चली आई। कुछ ही देर बाद मेरा डर यकीन में बदल गया जब आंटी ने मेरे कमरे में नजर दौड़ाते हुए खुलासा किया कि अबीर उनकी बचपन की फ्रेंड का बेटा था जो दिल्ली से इंजीनियरिंग करने जयपुर आया था। 2 सेमेस्टर में साहबजादे ने इतना धुआंधार परफॉर्मेंस दिया था कि अबीर की मम्मी ने इसकी जिम्मेदारी रोमी आंटी को सौंप दी और अब से अबीर आंटी की छत्र छाया में रहेगा। रूम 1 था, लोग 2। आंटी अपनी फरियादी आंखें लिए मेरी तरफ देख रही थी। मैंने तेजी से मुंडी हिला दी। मैं क्यों जाऊं? अब मिड सेशन में कहां मिलेगा मुझको दूसरा रूम? मैंने कहा। मेरी आंखों में गुस्सा था जो बस गालों पर लुढ़कने ही वाला था कि तभी अबीर उचक के बोला, मैं रूम शेयर कर सकता हूं। मैंने उसकी तरफ घूर के देखा तो वो पलकें झपकाते हुए फिर बोला, मैं वैसा लड़का नहीं हूं, मिस टच मी नॉट, उसने कहा और अपने उलझे हेडफोन्स गले से खींचते हुए मेरी स्टडी टेबल पर रख दिए। थोड़ी देर बहस हुई और ये तय हुआ कि मैं रूम छोड़ रही थी और आंटी की जिंदगी में हुआ ये नया अपडेट अबीर यहीं टिकेगा। तब मुझे कहाँ पता था कि वो अबीर नामक सरदर्द मुझे जीने की वजह दे जाएगा। अबीर के यूं अचानक आने पर मुझे अपना जमा जमाया कमरा छोड़ना पड़ रहा था। मैंने बेतरतीब किताबें समेटी ही थीं कि वो बोला, मैं तो खुद ही बच रहा था यहाँ आने से, पर ये मम्मी लोग मानती कहाँ हैं? एडजस्ट कर ले यार, 2-4 महीने की तो बात है। मैं उसको अनसुना कर अपना सामान समेटती रही। वो फिर बोला, अच्छा प्रॉमिस, तुझसे फ्लर्ट नहीं करूँगा, म्यूजिक की कसम। मेरे हाथ ठहर गए। मैं भरी पलकों से ठहर कर उसे देखने लगी। वो मेरी खामोशी को हामी समझकर मेरा सामान फिर से कबोर्ड में जमाने लगा। सर फिरा था अबीर। सारे दिन उछलना, तेज आवाज में गाने सुनना, बेसर पैर की बकबक करना, ऐसा अजीब था कि दाल चावल तो हाथ से खाता और सेब को फोर्क में फंसाकर लॉलीपॉप की तरह। शुरू के 2-3 दिन तो मैं उसकी हरकतें ही ऑब्जर्व करती रही। एक खामोशी थी हमारे बीच जो कई दिनों तक बनी रही। वो कुछ महीने भी किसी तरह गुजर जाएंगे ये सोचकर मैंने खुद से शायद समझौता सा कर लिया था। फिर एक दिन कॉलेज से लौटी तो मेरे कमरे में घुसते ही वो बोला, ऐसा कद्दू जैसा चेहरा लिए कहाँ घूम रही है? मेनियक, मैंने कहा और अपनी किताब खोल ली। वो धीरे से कहा शब्द उसके कानों में पड़ गया था शायद। हंसते हुए बोला, मेनियक मैं हूं कि तू? न कहीं बाहर निकलती है, न गाने सुनती है, सारा दिन बस दीमक की तरह किताबें चाटती रहती है।
ये सुनकर मैं एकदम झल्ला पड़ी। तुम्हारे इस दिन रात बजते भोंपू ने मेरा प्रैक्टिकल बिगाड़ दिया है। 80 में से 62 मिले बस। मेरे इतना कहने पर अबीर ने हाथों से अपना सर पकड़ लिया। क्या कह रही है? इतना बड़ा पाप? अब तू घर वालों से नजरें कैसे मिलाएगी? ये कह के वो तेज तेज हंसने लगा। मैं उसकी इस बेरुखी पर मन ही मन जैसे रो पड़ी थी। वो फिर बोला, टिंग टोंग, अब मेरा सुन। फर्स्ट सेमेस्टर 6 पेपर 6 बैक, सेकेंड सेमेस्टर 6 पेपर 5 बैक। रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस किया मैंने, तभी तो मुझे हॉस्टल से यहां पार्सल किया गया है। 6 बैक मतलब सब में फेल? मैंने नजरें उठाते हुए पूछा। फेल नहीं डार्लिंग, बैक्स। एक इंजीनियर के सर का ताज होती हैं बैक्स। एक इंजीनियर की एवरग्रीन स्माइल का राज होती हैं बैक्स। वो अक्सर कहा करता था कि ऐसी भी क्या बेसब्री जो मरने से पहले जीना छुड़वा दे। और उस दिन पहली बार मेरा हाथ पकड़ते हुए वो बोला, चल आज तुझे जन्नत घुमा के लाता हूं। और इसके साथ मेरी आंखों में मूवीज में देखे सारे पब्स और डिस्कोस की तस्वीर घूम गई। मेरी जिंदगी जैसे एक नई करवट ले चुकी थी। आधे घंटे बाद हम नाहरगढ़ फोर्ट में आरडीबी पॉइंट पर थे। ऐसे ढलते हुए सूरज को देखना इतना खास पहले कभी नहीं लगा था। मेरी सांसें धीमी हो रही थीं, लबों के साथ साथ आंखें भी खामोश थीं। कोई आवाज नहीं, बस एक एहसास था। उलझी हुई 2 हथेलियों में उठती गिरती धड़कनों का एहसास। उस रात देर तक हम आसमान में बिखरे तारों को देखते रहे। अबीर से एक लगाव सा हो गया था। उसके साथ मैंने ऐसे ही न जाने कितने जिंदगी के अनछुए पहलू ढूंढ लिए थे। उसके साथ मैं मन भर जीने लगी थी, शायद उससे प्यार करने लगी थी। और उन आखिरी दिनों की एक शाम हम नाहरगढ़ के पड़ाव कैफे में बैठे कॉफी पी रहे थे। मैंने अबीर से पूछ ही लिया, कुछ दिन और फिर मैं चली जाऊंगी, अकेले रह लोगे तुम? वो कुछ देर चुप रहा, फिर कहने लगा, पता नहीं तुझसे अलग रह भी पाऊंगा या नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए उसकी उंगलियों पर अपनी हथेली रख दी। वो हंसते हुए बोला, पता है तेरे चक्कर में टाइम नहीं मिला, जल्दी निकल तू, फिर सबसे पहले गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। मैं उसे देखती रह गई। ऐसा कैसे कह सकता था वो? क्या ये रिश्ता, ये साथ उसके लिए बेमानी था? इसके बाद आने वाले हर दिन जैसे मैंने खुद को उससे अलग करने की, उसके वजूद को नकारने की कोशिश की, लेकिन अबीर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। और उस एग्जाम के आखिरी दिन मैं उसको बिना बताए जयपुर से वापस घर आ गई थी। बीते 2 साल जैसे पलक झपकते गुजर गए थे। ग्रेजुएशन खत्म होते ही कब मैं बीएड करके नौकरी करने लगी और कब ये सगाई की अंगूठी मेरी उंगली में समा गई, पता ही नहीं चला। खुद को कुछ सोचने का वक्त ही कहां देती थी मैं। जानती थी तन्हाई मुझे अबीर की यादों से घेर लेगी। और यही हुआ। सगाई के वक्त मैं अनमना महसूस कर रही थी। लगा कुछ छूट गया था मेरा अबीर के पास। हल्की हल्की बारिश फिर शुरू हो गई। मैं रोमी आंटी के बताए स्कूल कैंपस के सामने खड़ी थी। बड़ी सी बिल्डिंग, फूलों से भरा गार्डन और चारों तरफ फेंसिंग पर लगे बड़े बड़े पेड़। मन ही मन मैंने सोच लिया था कि अबीर से बस आखिरी बार मिलकर लौट आऊंगी। मैं अपने अंदर उम्मीद था मैं थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। 1 बजे छुट्टी होने पर जब बच्चों ने गेट से बाहर निकलना शुरू किया तो लगा जैसे अनार के दाने की तरह बिखर गए हों। इतने में वही चेहरा मेरी आंखों के सामने था जिसको पल भर देखने की चाहत मुझे यहां खींच लाई थी। आज अबीर मेरे सामने था। उधर वो बाइक स्टार्ट कर चुका था और इधर मेरा जी चाह रहा था कि आवाज देकर रोक लूं उसको। तभी एक लम्हे को हमारी नजरें टकराईं। मैंने हड़बड़ाकर मुंह फेर लिया। इतनी दूर मिलने ही तो आई थी उससे, फिर ये झिझक क्यों? इससे पहले कि मैं इसका जवाब ढूंढ पाती, वो हैरानी से मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, राशि तू यहाँ क्या कर रही है? बाय द वे
अच्छी लग रही है। मेरी आवाज़ गले में अटक गई थी। खुश थी मैं। अबीर ज़रा भी नहीं बदला था। मुझे चुप देखकर वो बोला, मुझे ख़राब लगा था, तू अचानक बिना बताए चली गई। क्यों? बताकर जाती तो रोक लेते मुझे। मैंने कहा तो वो कुछ संजीदगी से बोला, यही तो अब तक समझ नहीं पाया, पता नहीं क्यों। तेरे साथ नहीं होता तो बुरा लगता है, जैसे मैं हो के भी नहीं हूँ। मैंने बात पलट दी। बताया उसे कि मेरी सगाई हो चुकी है, अच्छे हैं विक्रम, जैसा कभी सोचा था बिल्कुल वैसे। वो कुछ सकपका गया। बोला, मिस पढ़ा का तुझे हद्दे वाला प्यार हो चुका है। ही इज अ लकी मैन। मैं उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा भर दी और बोली, हाँ करने तो लगी हूँ प्यार। तुम बताओ, ऐसा होता है क्या किसी में इतना मिल जाओ कि खुद को भूल जाओ? मैंने कहा तो वो झल्लाते हुए बोला, तू करने क्या आई यहाँ? शादी के बाद वाला अफेयर करने आई हूँ, करोगे? मैंने कहा तो वो मुझे सूनी नजरों से देखता रहा। फिर बोला, तू एकदम परफेक्ट थी यार। मैं देख अभी तक अपनी बैग संभाले घूम रहा हूं। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ पिघल सा गया। कदम ठहर गए थे। मैंने बताया उसे कि उस रात नाहरगढ़ फोर्ट पर उसके साथ एकदम बेफिक्र थी मैं। पहली बार न तो 2-4 नंबर कटने का अफसोस था, न ही जिंदगी से कोई शिकायत। वो चुप रहा। मैंने फिर गुस्से में कहा, तुम कभी नहीं समझोगे क्या? तू यही देखने आई है ना कि मैं अब तक समझा भी कि नहीं? वो बोला, नहीं, देखने आई हूं कि तुम मुझे भूल पाए या नहीं। मैंने कहा, सांस लेना भी कोई भूलता है क्या? उसने कहा तो मेरे अंदर तक सिहरन सी उतर गई। मेरी पलकें झुकी थीं, चेहरे पर खुशी थी, उम्मीद से ज्यादा जिंदगी मिलने की खुशी। शाम ढल चुकी थी, बौछारें जरा मध्यम पड़ गई थीं। कुछ देर हम यूं ही खड़े रहे, मानो एक अरसे से खामोश पल अभी अभी हुए इस इजहार को जज्ब करने की कोशिश कर रहे हों। बस इतनी सी थी ये कहानी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप।